नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी। राकेश सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। राकेश सर, आज से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले जब हम देखते थे कि राहुल गांधी अकेले अडानी की बात कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस तो इंडिया अलायंस तो छोड़िए, कांग्रेस में भी अलग-थलग नजर आते थे। जब वो आरएसएस पर कंट्रोल करने की बात करते थे, तो वो अपने ही गठबंधन के सहयोगी दलों में अलग-अलग नजर आते थे, क्योंकि कोई लड़ने-भिड़ने को तैयार नहीं था। अब धीरे-धीरे ही सही, राहुल गांधी के करीबियों को ये लग रहा है कि नहीं, अगर मोदी शाह को हटाना है, तो हमें आरएसएस से भी लड़ना होगा, हमें अडानी से भी लड़ना होगा। ये एक मेजर शिफ्ट आ रहा है। और वो कैसे आ रहा है, क्या वजह है, क्यों राहुल गांधी के करीबियों को अब ये समझ में आने लगा है कि अडानी भी और मोहन भागवत भी। देखिए, आज की तारीख में राजनीति विज्ञान का साधारण विद्यार्थी भी इस बात को जानता है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। वो हमारे मिथकों में कहा जाता था ना कि राक्षस का की जान जो है उसकी नाभि में अमृत कलश था। किसी को भी मान सकते हैं, रावण का नाम लेना हो या किसी का भी। हम बीजेपी को राक्षस नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत जो है वो संघ है। हर चुनाव में संघ के स्वयंसेवक जिस तरह काम करते हैं, वैचारिक रूप से जिस तरह से संघ का पूरा संगठन, उसके आनुषांगिक संगठन जो कि अब सैकड़ों की संख्या में, हजारों हैं, समाज का शायद ही कोई वर्ग ऐसा हो, कोई व्यवसाय ऐसा हो जहां संघ की अपनी कोई एक इकाई न हो। तो अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो पहले उसके इस वैचारिक धरातल को तोड़ना पड़ेगा। राहुल गांधी इस सच्चाई को बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है, तो पहले संघ के तिलिस्म को तोड़ना जरूरी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंडिया गठबंधन तो छोड़िए, कांग्रेस के खुद के भीतर संघ के कई तरह के स्लीपर सेल हैं। हम स्लीपर सेल न भी कहें, पर संघ की विचारधारा से भीतर ही भीतर सहमत लोग हैं। कई सवर्ण मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय ऐसे नेता हैं जिन्हें राहुल गांधी की संघ के खिलाफ लड़ाई हो या जातिगत जनगणना वाला मुद्दा हो, वो सुहाती नहीं है। क्योंकि मूलतः जाति की जकड़न में तो कांग्रेस के भीतर भी लोग जकड़े हुए हैं ना। तो राहुल गांधी ने जब ये लड़ाई शुरू की कि अब सीधी आर पार की लड़ाई पहले संघ से लड़ेंगे, साथ साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में बीजेपी और मोदी से लड़ाई चलती रहेगी। लोगों की असुविधा स्वाभाविक थी कि कांग्रेस के नेता भी छिटक रहे थे। फिर धीरे धीरे करके सबको समझ में आ गया कि अगर राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ रहना है, सत्ता तक पहुंचना है, तो इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। और नहीं शामिल होना है तो उस तरफ जाइए, उस पाले में जाकर खड़े हो जाइए। जिन्हें जाना था वे चले ही गए, चाहे वे वैचारिक कारणों से गए हों या अपनी सत्ता के लिए गए हों, अपनी संपत्तियां या राहुल गांधी के इशारों में महल बचाने गए हों, वे चले गए। अब जो बचे हैं उन्हें राहुल की इस वैचारिक लड़ाई में साथ देना पड़ेगा। आपने कहा कि अब इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी, उनके नेता भी संघ पर सवाल उठाने लगे हैं। ये बहुत रणनीतिक है कि अखिलेश यादव की बजाय डिंपल यादव को इस काम के लिए आगे किया गया है। एक महिला सांसद, पढ़ी लिखी सांसद है, उन्होंने संघ की भूमिका पर सवाल उठाए। संघ के रजिस्ट्रेशन को लेकर, उसके हिसाब किताब को लेकर, उसके आय व्यय को लेकर। तो इससे इतना तय हो गया है कि एक तो उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले और 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी, कांग्रेस और उनके साथ जितने लोग दूर तक चल सकें, उन्हें संघ के खिलाफ बोलना पड़ेगा। अडानी पर भी हम आगे आएंगे। ये आपने तस्वीर दिखाई है, उन्होंने पूछा है डिंपल ने, ये समाजवादी पार्टी का है जिसमें डिंपल यादव के बयान का हवाला है, सरकार बताए कि क्या आरएसएस संगठन रजिस्टर है कि नहीं और उसको चलाने के लिए पैसे कहां से आते हैं। जी वाजिब राकेश सर, सवाल है। ये जो बयान है, मैं दर्शकों को बता दूं, संसद भवन परिसर में, जो कि लोकसभा तो चलने नहीं दे रहे लोग, सरकार संसद भवन परिसर में डिंपल यादव ने बाइट दिया।
इसमें तीनों एजेंसियों का माइक नजर आ रहा है। वो भी जरा मैं दर्शकों को बता दूं राकेश सर कि कोविड का जो प्रोटोकॉल लागू हुआ था वो आज तक संसद भवन परिसर में लागू है। ये सिर्फ 3 एजेंसी की माइक आईडी वहां पे नजर आती है। बाकी चैनलों को अपना कैमरामैन और अपना माइक ले जाने की इजाजत नहीं है। आज तक कोविड वाला प्रोटोकॉल संसद भवन परिसर में है। तो डिंपल यादव ने सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सवाल उठा दिया। और बाकी आपने जैसा बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। बाकी आप अपनी बात जारी रखिए राकेश सर। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इस प्रोटोकॉल पर तो सिर्फ हंसा ही जा सकता है कि कोविड को गए हुए इतने साल हो गए, अब तक लकीर के फकीर बने हुए हैं लोकसभा के सचिवालय के लोग, संसद भवन के अधिकारी। हो सकता है लोगों को सीमित करने के लिए ऐसा किया गया हो, लेकिन अगर 3 एजेंसियों के कैमरे पर बात आ गई है, उनके माइक आईडी पर आ गई है, तो अब देश भर में सभी चैनल्स पे आ गई। सोशल मीडिया है ही उसके लिए। डिंपल ने जो सवाल उठाया है उसकी शुरुआत कांग्रेस के कर्नाटक सरकार में गृह मंत्री प्रियंक खड़गे पहले ही कर चुके हैं। ये शुरुआत ये अलग कर्नाटक ने दिखाया है। और इतनी सी बात ही तो पूछ रहे हैं संतोष जी, क्या आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आय व्यय का हिसाब बता दीजिए, लेखा जोखा बता दीजिए। उसमें से भी संघ को खुद प्रधानमंत्री ने दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ कहा था। एनजीओ की तो अपनी परिभाषा है, एनजीओ के अपने नियम कायदे कानून है, उसका एक बायलॉज होना चाहिए, उसके पदाधिकारी होना चाहिए, निर्धारित समय पर उसका चुनाव होना चाहिए पदाधिकारियों का, फर्म्स एंड सोसाइटीज में उसका रजिस्ट्रेशन होगा, आप किससे कितना अनुदान लेते हैं उस सबका हिसाब देना पड़ेगा, आपको सीए की रिपोर्ट देना पड़ेगी हर साल। संघ का चूंकि पंजीयन ही नहीं है तो वो इन सब चीजों से बचा हुआ है। वर्षों पहले 80 के दशक में संभवतः एक मामला आया था। हम दर्शकों को थोड़ी ऐसी चीजें भी अपडेट करना चाहते हैं जो पुरानी हो गई हैं लेकिन वे आज भी वैधानिक रूप से स्टैंड करती हैं। एक इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में केस आया, महाराष्ट्र और बिहार के इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में इस बात को लेकर एक शिकायत हुई, अपील चली कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गुरु दक्षिणा के नाम पर जो धनराशि लेता है, जो चंदा लेता है, वो टैक्स से एग्जम्प्ट क्यों किया गया है। मामला चलता रहा, सुनवाई चली, अंत में आयकर न्यायाधिकरण ने यह फैसला सुनाया कि गुरु दक्षिणा 2 व्यक्तियों के बीच का मामला है, परस्पर लेन देन का विषय है और वो भी श्रद्धा के आधार पर है। गुरु दक्षिणा गुरु शिष्य के बीच की बात है, इसलिए उसे एग्जम्प्ट किया जाता है टैक्स। आज तक उसी फैसले के चलते संघ गुरु दक्षिणा के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए चंदा इकट्ठा करता है, टैक्स नहीं देता एक पैसे पर। ये सब इसलिए भी होता है कि संघ के लोग जब देश विरोधी गतिविधियों में, अपराधों में लिप्त पाए जाते हैं तो संघ 1 मिनट के अंदर उनसे पल्ला झाड़ लेता है। ऐसी घटनाएं 1947 में महात्मा गांधी की हत्या से लेकर आज तक जारी हैं। हम आगे अगले चरण में उसके बारे में 2-3 उदाहरण दे देंगे तो दर्शक समझ जाएंगे कि संघ क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन कराना चाहता। जी राकेश सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और एक बात और कही जाती है कि संघ के पास जो आता है वो आता है कहीं ना कहीं से। संघ खर्च भी करता है, हवाई जहाज में घूमते हैं, भागवत दत्तात्रेय होसबोले साहब प्रवास करते हैं। संघ के कई पदाधिकारी लाखों रुपए की घड़ी पहनते हैं, लाखों रुपए का चश्मा पहनते हैं। जाहिर सी बात है कि उस पर जीएसटी भी लगता है कहीं ना कहीं। मोबाइल भी रखते ही है, अपने पास नहीं रखते तो 5 स्टार होटलों में रुकते हैं आजकल तो संघ के पदाधिकारी। हाँ, 5 स्टार होटलों में रुकते हैं, 5 स्टार होटलों में बैठक भी करते हैं। जाहिर सी बात है जो खरीदते हैं उस पर जीएसटी और ये तमाम चीजें होती है। अब इतना बड़ा महल सा बना लिया उन्होंने कार्यालय, ईंट सीमेंट, वो क्या कहते हैं, रेता, बदरपुर, ये तमाम चीजें, सरिया, ये तमाम चीजें तो आई होगी, उसका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है। एक दिलचस्प बात यह भी कि संघ के नाम पर कई अनगिनत संगठन बने हैं। कई लोग तो ये कहते हैं कि हर जिले में संगठन बने हुए हैं जो संघ के बिहाफ पे पैसों के लेन देन में, चूंकि जो टैक्स है, रजिस्ट्रेशन है, वो उनका है, संघ का नहीं। लेकिन मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा जरूर बताएं कि जिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये छीनना चाहते हैं कांग्रेस की
जो लेजेसी है उससे छीनना चाहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना के, उन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब से लेकर आज तक, क्योंकि ये जो पेपर लीक वाले मामले में कई लोग पकड़ाए हैं, ये किसके सिफारिश पर रखे गए थे ये आज तक नहीं पता है। धर्मेंद्र प्रधान की अपने तो कोई जानने वाला नहीं था कि महाराष्ट्र से किसी को उठा के लिया है। जाहिर सी बात है कि किसी ने सिफारिश की होगी और उसी की बल पे धर्मेंद्र प्रधान आज भी अकड़ के चल रहे हैं, तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे। वो कौन कौन से वाक्य थे जब संघ अपराधियों से पल्ला झाड़ता हुआ नजर आया, और ये कितना खतरनाक है? देखिए, ये बेहद खतरनाक तरीका है कि आप समाज में हर तरह की गतिविधि करते हैं। उसके आनुषंगिक संगठनों का आपने जिक्र किया। कैरेवन मैगजीन ने एक बड़ी शोधपूर्ण रिपोर्ट छापी थी कि संघ के कितने संगठन है, 2000 से ज्यादा संगठन। हम और आपने जिनके नाम नहीं सुने होंगे, हम तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, महिलाओं का दुर्गा वाहिनी, इन्हीं सबके नाम जानते हैं। ऐसे ऐसे नाम है, भारतीय मजदूर संघ मान लीजिए, मजदूरों में काम करने वाला। लेकिन इसके अलावा भी इतने संगठन हैं और वे सारे संगठन संघ की ही विचारधारा पर संघ का काम करते हैं। 3 बड़ी घटनाएं सब गिना देते हैं जो इतिहास में दर्ज हैं। सबसे बड़ी घटना तो महात्मा गांधी की हत्या है। सरदार पटेल ने उस वक्त लिखा था संघ के सरसंघ चालक को कि ये संघ का दुष्प्रचार था, संघ की फैलाई गई घृणा और झूठ था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी की हत्या हुई। संघ पर प्रतिबंध लगा। संघ ने कहा कि हम सरकार के सभी दिशा निर्देश मानेंगे। बाद में जब प्रतिबंध हटा, उसमें वे शर्तें शामिल थी कि संघ पॉलिटिकल कामकाज नहीं करेगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। सारी चीजें मान ली और सक्रिय हो गए। आज भी पॉलिटिकल काम कर रहे हैं पूरा। गांधी जी की हत्या में नाथूराम गॉडसे मुख्य अभियुक्त था, उससे फांसी हुई। जैसे ही नाथूराम गॉडसे की गिरफ्तारी हुई, संघ ने कह दिया हमारा कोई संबंध नहीं इससे। नाथूराम से भी अदालत में कहलवा दिया गया कि मेरा संघ से संबंध नहीं है। ऑर्गेनाइज ऑब्जर्वर में नाथूराम की फांसी के कई साल बाद उसके सगे भाई गोपाल गॉडसे का इंटरव्यू छपा था। गोपाल गॉडसे ने कहा कि हम पांचों भाइयों का संघ से हमेशा रिश्ता रहा। संघ हमारे लिए उसी तरह था जैसे एक परिवार होता है। नाथूराम गॉडसे संघ का बौद्धिक प्रमुख था, लेकिन जैसे ही गांधी जी की हत्या में नाम आया, संघ ने उससे पल्ला झाड़ लिया। दूसरी घटनाएं तो अभी ताजा गिना देते हैं, वैसे तो सैकड़ों घटनाएं हैं। सबसे ताजा आज की बताएंगे, उससे पहले 2 साल पहले डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर, डीआरडीओ का डायरेक्टर, पुणे में रहने वाला, आईएसआई का एजेंट निकला, पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था, गिरफ्तार हुआ। संघ ने तुरंत कह दिया हमारा संबंध नहीं। प्रदीप कुरुलकर अपनी गिरफ्तारी के चंद महीनों पहले तक आरएसएस के बड़े बड़े आयोजनों का मुख्य अतिथि होता था। 3 पीढ़ियों से उसका संघ से संबंध है। ऐसे भाषण, ऐसे बयान उसके खुद के डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर के सार्वजनिक। संघ ने पल्ला झाड़ लिया, हमारा कोई संबंध नहीं। संघ के कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि के रूप में उसकी तस्वीरें, उसके भाषण, उसके वीडियो आज भी मौजूद हैं। तीसरा, सिर्फ 24 घंटे पहले का उदाहरण, टीजी मोहनदास, केरल का रहने वाला टीजी मोहनदास जंतर मंतर के आंदोलनकारियों को देशद्रोही बताता था। उसने यहां तक कहा था कि अगर मैं होता तो 4 किलोमीटर के इलाके में जंतर मंतर के कर्फ्यू लगा देता, चेतावनी देकर गोली चलवाता। कुछ लोग मारे जाते, कुछ घायल होते, कुछ अपाहिज होते और बाकी के भाग जाते। 4 घंटे में आंदोलन खत्म हो जाता। टीजी मोहनदास ने यह भी कहा एक बयान में, इंटरव्यू में, कि जंतर मंतर पर धरना देने वाली लड़कियां, युवतियां, छात्राएं सामूहिक बलात्कार को एंजॉय करने वाली हैं। अगर पुलिस हटा ली जाए तो उन लड़कियों के साथ मास रेप होगा और वे पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं लिखाएंगी। संघ का कितना बड़ा पदाधिकारी ये हम आगे बताएंगे, लेकिन उसके इस बयान के बाद संघ ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला। 29 जुलाई को केरलम में तिरुवनंतपुरम की साइबर क्राइम पुलिस ने उसके खिलाफ केस रजिस्टर किया।
कल इतवार की रात को उसकी गिरफ्तारी कोच्चि से हो गई। जैसे ही उसकी गिरफ्तारी हुई, संघ ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया। इससे पहले जब बयान वायरल हुआ था, तब संघ ने ये कह दिया था कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, संघ का इससे कोई लेना देना नहीं। उस दिन संघ ने नहीं कहा था कि हमारा कार्यकर्ता या स्वयंसेवक नहीं है। कल जब गिरफ्तारी हुई तो संघ ने कह दिया कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। अब हम आपको और आपके दर्शकों को प्रामाणिक रूप से बताते हैं कि टीजी मोहनदास बीजेपी और आरएसएस का ही आदमी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केरलम की भारतीय जनता पार्टी इकाई के बौद्धिक प्रकोष्ठ का संयोजक था, वो विधिवत कन्वीनर था। 1997, 96 या 97 में केरलम भारतीय विचार केंद्रम केरल, भारतीय विचार केंद्रम केरल संघ का ही एक आनुषंगिक संगठन इकाई है, उसका यह महासचिव था। 2006 में उपाध्यक्ष बन गया। संघ के साथ उसके और रिश्ते जान लीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक कंपनी है, उसका नाम है अयोध्या प्रिंटर्स। इस अयोध्या प्रिंटर्स का ये महासचिव था। इसके अलावा ये लेखक भी है, खुद को पत्रकार भी कहता है। इस नाते से इसके आलेख केसरी, ऑर्गेनाइजर, मातृभूमि, मंगलम, केरल कौमुदी, जन्मभूमि, ये सारे अखबार संघ के ही अलग अलग मुखौटे हैं। ऑर्गेनाइजर तो औपचारिक रूप से, घोषित रूप से उसका मुखपत्र है, यद्यपि उसको भी डिसऑन कर चुका है संघ एक बार। इन तमाम संघ की पत्र पत्रिकाओं और अखबारों में टीजी मोहनदास के आलेख छपते थे। और सबसे अहम बात यह है कि टीजी मोहनदास अभी 4 दिन पहले तक तमाम टेलीविजन चैनलों पर बीजेपी नेता और संघ विचारक के रूप में बैठता था। तब संघ ने क्यों नहीं कहा कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं? राकेश इतने सर, मैं जी थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। आपने ये तमाम चीजें कही, और ये तो वो लोग थे जो शायद पर्दे के सामने नहीं आते थे। मैं तो सीधा सीधा आपको बता दूं कि जब ये इनको लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता नहीं दिला सकते, तो भाजपा के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी को किनारे करके आडवाणी को लाए। जब लगा कि आडवाणी पे दाग लग गया, अब ये सत्ता नहीं दिला सकते, तो अटल को लेकर आए। जब अटल की तबीयत खराब होने लगी तो 2002 में अटल के खिलाफ एक मुहिम चला दी, और अमेरिका के एक अखबार में एक खबर तक उनके खिलाफ छपवा दी गई। तो जब इनको लगता है, अब मनोहर पर्रिकर से गोवा जाके वादा किया था आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, आडवाणी अड़ गए, नहीं बनाया। गडकरी को लेकर आए, वो बेचारे D4 के गैंग से अकेले जूझते रहे। D4 के गैंग ने पूर्ति वाला मामला लगाया। पूर्ति वाला आज तक नितिन गडकरी को इस बात का अफसोस है कि जब लड़ने का वक्त आया और जब मैंने पूरे सबूत दिए भागवत साहब को, तो मोहन भागवत मेरे साथ खड़े नहीं रहे, मुझे इस्तीफा देना पड़ गया। आज तक उस बात का उनको दुख है। लेकिन एक बात चलते चलते, एक आखिरी सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगा। ये तो हो गया जो वैचारिक खाद देते हैं कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, इतने संगठन उतने संगठन, ये 36 के लगभग संगठन बताते हैं, जिनकी बैठक भी हर साल ये बुलाते हैं। उसके अलावा जो ये हजारों हैं, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं। लेकिन दूसरा आता है पैसा। वो जो मोदी जी ने कांग्रेस से पूछा था कि टेम्पो में भर भर के अंबानी अडानी का पैसा आ रहा था। दूसरा पैसा, उस सोर्स को भी समय आ रहा है कि इंडिया गठबंधन समझ रहा है कि अगर मोदी को हराना है तो आपको अडानी से आने वाली सप्लाई चेन को भी कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, नरेंद्र मोदी के सत्ता के शिखर तक पहुंचने में इस क्रोनी कैपिटलिज्म का बहुत बड़ा योगदान है। नरेंद्र मोदी आज यहां नहीं होते अगर अडानी अंबानी ने उन्हें इस तरह सपोर्ट नहीं किया होता। 2014 के चुनाव से पहले अंबानी के हवाई जहाज में, अडानी के हवाई जहाज में बैठे हुए नरेंद्र मोदी की तस्वीर आज भी मौजूद है। अडानी बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी बैठे, एक तीसरा व्यक्ति और है, उसके बारे में भी कई बार आ चुका है, कौन है वो। तो अगर इस सप्लाई चेन को तोड़े बिना आपको नरेंद्र मोदी से लड़ना है तो लड़ाई कठिन रहेगी। क्योंकि देखिए, जब से नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सत्ता है, तब से उनके आर्थिक संसाधन इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, इतना बढ़ चुका है उनका खजाना, कि कांग्रेस और बाकी की पार्टियां उनके पासंग में भी नहीं। हजारों करोड़ रुपए का तो घोषित पार्टी फंड है, अघोषित की हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। चुनाव प्रचार पर कितना पैसा दूसरी ये कंपनियां खर्च करती हैं, इसका लेखा जोखा कौन देगा? संघ की राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा हो,
संघ के पथ संचलन हो, बड़े बड़े आयोजन हो, कौन उठाता है इनका खर्चा? ये सवाल डिम्पल यादव ने गलत नहीं पूछा है। और एक पारदर्शी लोकतंत्र में कोई संगठन हो, कोई समाज सेवी संगठन हो, खुद को सांस्कृतिक संगठन कहता हो, राजनीतिक दल हो, सबको पाई पाई का हिसाब देना चाहिए। इसमें आप पीएम केयर्स फंड भी जोड़ लीजिए, उसको आरटीआई के दायरे से बाहर रख कर किया हुआ है। क्यों होना चाहिए? बाद में मालूम पड़ा वो प्रधानमंत्री का और सरकारी ट्रस्ट फंड ही नहीं है, वो तो एक तरह से प्राइवेट गुल्लक है। जनता को झांसे में रखकर इतना सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। कंपनियों के जो सोशल सर्विस फंड होते हैं उसमें से पैसा ले लिया, उसमें हिसाब बताने को तैयार नहीं है। और किस तरह संघ और उसकी तमाम सारी इकाइयों को सरकारी विभाग, मंत्रालय मदद करते रहे। यह एक खबर अभी थोड़े दिनों पहले आई थी, किस मंत्रालय की खबर थी, कितने करोड़ों रुपए खर्च किए संघ की के आयोजनों और उनकी संस्थाओं पर। एपस्टीन वाले मंत्री साहब का मंत्रालय था, हरदीप सिंह पुरी जी का। बिल्कुल उनका मंत्रालय था। उनके मंत्रालय ने संघ को दोनों हाथों से पानी उलीच कर दिया था। जिस दिन देश के सामने ये सारी चीजें खुलेंगी, देश की आंखें फटी रह जाएंगी। इतना गड़बड़ झाला है पर्दे के पीछे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा राकेश सर। और ये दर्शकों को थोड़ा सा याद भी दिला दूं कि पेट्रोलियम मंत्रालय में एक जमाने में धर्मेंद्र प्रधान भी हुआ करते थे, पेट्रोलियम मंत्री। और बार बार अगर धर्मेंद्र प्रधान अकड़ कर चल रहे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं अब शिक्षा में जितना गड़बड़ झाला है, स्मृति ईरानी हो, प्रकाश जावड़ेकर हो, रमेश पोखरियाल निशंक हो या धर्मेंद्र प्रधान हो, मुझे लगता है इससे कहीं ज्यादा मोहन भागवत दोषी है। संघ का एक बड़ा गजब है। और राकेश सर ने जो कहा, आज की चर्चा तो मुझे लगता है कि हम कई घंटे की कर सकते थे, क्योंकि राकेश सर के पास तो पूरा आरएसएस का कच्चा चिट्ठा या क्या कह ले काला चिट्ठा है। वो तमाम चीजें हैं कि कब कब संघ ने एक तरह से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन फिर भी चूंकि समय की पाबंदी होती है तो इस चर्चा को हम यहीं खत्म करेंगे। राकेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे कि इस पर विस्तार से कभी चर्चा की जाए, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जितना ऊपर नजर आता है उससे कई हजार गुना ज्यादा जमीन के नीचे है। और लोकतंत्र में ऐसे किसी संस्थान का होने का कोई मतलब नहीं है जो जितना बताता है उससे कई हजार गुना छुपाता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू।